लगभग 40 साल का करियर रियल एस्टेट में। बहुत बड़ा करियर है जेम्स भाई। 4 डिकेड। उस टाइम पर रेंट भी बहुत 800 रुपीज़ 900 रुपीज़ रेंट था 1 BHK को। 2 BHK को 1200 रुपया था। 3 BHK को 1500 रुपया था। 5000 गुंटा में मैं प्लॉट बेचता था उस टाइम पे। मैंने बालावाड़ी के स्टेडियम के सामने 18 रुपया स्क्वायर फीट से बेचा। क्या बात है। आज कोई अगर ये सुनेगा तो बोलेगा। लूला नगर में बेचा है 16-17 रुपीज़ स्क्वायर फीट। आपका बहुत पहले वो टाइम में जब कोई दुबई करता नहीं था, वो टाइम में आपने दुबई में ऑफिस खोल दिया था। वेलकम जेम्स भाई। थैंक यू अभिजीत भाई, कॉल थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे एक जानना है आपसे, एज ऑफ 62 आज भी इतना एनर्जेटिक और इतना तो मैंने किसी में देखा नहीं। एज लगभग 40 साल का करियर रियल एस्टेट में। बहुत बड़ा करियर है जेम्स भाई। यस करेक्ट। 4 डिकेड। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में आपकी जानकारी चाहिए कि ये सब स्टार्ट कैसा हुआ, रियल एस्टेट में आना कैसा हुआ, उसके पहले क्या करते थे, और ये पूरा जो जर्नी है उसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। क्योंकि आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे व्यूअर्स को जाननी है। क्योंकि इतना बड़ा करियर और इतने बड़े करियर में इतने अप्स एंड डाउन्स, कितने तो बार ये डिमोनिटाइजेशंस, ये वो बाकी कितने तो इश्यूज देखे आपने रियल एस्टेट से रिलेटेड। आज थोड़ा सबको ये इसके बारे में आज आप डिटेल बताइए कि क्या क्या है इसमें। आप इंट्रो से बताइए मुझे कि आपने स्टार्ट कैसे किया करियर। पहले तो मैं रियल एस्टेट आने के पहले मेरा करियर के अंदर बहुत कुछ पहले था कि मैं कंपनी में, कोई कंपनी बकौल ग्रुप इंडिया कंपनी में जॉब करता था, ITI करता था, अप्रेंटिस था वहाँ पर। आई वॉज प्लेइंग, आई एम ए नेशनल फुटबॉल प्लेयर, तो आई वॉज प्लेइंग फॉर अ कंपनी। तो वो करते करते मैं ITI किया। ITI करते बाद मेरे को एक कॉल भी आया था रेलवे में। ITI हो गया बाद मेरे को एक रेलवे में कॉल आया था, रेलवे पुलिस में। तो फुटबॉल के लिए मेरे को नेशनल सेलेक्ट किया था। तो मैं मेरे पेरेंट्स को बोला कि पापा ऐसा ऐसा है। तो मेरी मम्मी ने बोली पुलिस, रेलवे पुलिस नहीं जाने का। तो फिर मैं बोला ठीक है, नहीं जाने का, अपना मेहनत स्पोर्ट्स में करते करते देन मैं एक की वेंचर कंपनी करके वहाँ पर मैनेजर करके एक जॉब पे लगा था। वो भी औरट में ही था वो पहले। तो वो करते करते मैं पूरा महाराष्ट्र एक बैग लेके, ऐसा चाबी ताला लेके सैंपल ST बस में ट्रैवल करता था। एक दिन रहता था, फिर पूरा मार्केटिंग करता था। वो करते 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 देन मैं 1982 में ऐसा मेरा डांस का बहुत शौक था मुझे। तो मैंने क्या किया, डांस करते करते मेरा एक फ्रेंड था दुबई से, वो आया, बोला जिम तू तो इतना हर एक इसमें डांस करता है, ये कैसेट है, तू देख इसको। वो कैसेट देखा मैंने, वो कैसेट देखते देखते मैंने डांस का देखा। तो जब भी फीवर था ब्रेक डांस का, तो मैं ब्रेक डांस एक एक दिन 6-6 7-7 घंटा रूम में रहता था और डांस म्यूजिक लगाता था, करते रहता था। करते करते मैं पुणे का प्रोफेशनल ब्रेक डांसर हो गया। प्रोफेशनल ब्रेक डांस होने के बाद मैंने क्या लगा, अपना एकेडमी चालू किया, डांस एकेडमी 1982 में। 1982 में एकेडमी स्टार्ट किया। करते करते मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को जिधर मैं एकेडमी लेता था उसने मेरे को उधर जगह दिया, और 300 दैट टाइम उसने 3000 स्क्वायर फीट का मेरे को एक हॉल दिया था। ये सब चीज़ें जा करने के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिस और क्लासेस चलाने के लिए। ओके। तो करते करते मैंने क्या किया फिर, वो मेरे को बोलता था कि वो उधर का मैनेजर था, कोई बिल्डिंग अपना पुलगेट में एक अपार्टमेंट था, उसका मैनेजर था वो। और मेरे को बोलता था कि फिर मैं करते डांस, मेरा एक बैच 30-30 स्टूडेंट्स के बैच रहने के, तीन बैच लेता था मैं। दैट टाइम आई वाज अर्निंग पर स्टूडेंट 300 रुपीज़ फुल कोर्स करता था मैं एक महीने का। तो करते करते दिन मेरा एक फ्रेंड बोलता था, ये चाबी लेता था, वो मैनेजर था, ये फ्लैट दिखा क्या, ये फ्लैट दिखा। वो बोलता था, मैं बोला ठीक है, जाके दिखा क्या है। मैं ऐसा फ्लैट दिखा था। उस टाइम पे तो पुणे के अंदर इतने स्टूडेंट्स थे, हर कंट्री के थे, सोमालियन, सूडानी, इथोपियन, पैलेस्टीन, ईरानियन। पुणे के अंदर, पुणे में इतने स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, मैंने कोई कंट्री दूसरे इंडिया के अंदर कोई पार्ट में नहीं देखा। बट उस टाइम पे तो इनको एकोमोडेशन की बहुत ज़रूरत रहने की। तो वो मेरा फ्रेंड बोलता था ये चाबी देखो, मैं बोलता था मैं दिखा के आता था। उस टाइम पर रेंट भी बहुत 800 रुपीज़ 900 रुपीज़ रेंट था 1 BHK को। 2 BHK को 1200 रुपया था। 3 BHK को 1500 रुपया था।
तो वो उस टाइम पे ये बोलते दिखाता था, दिखा के आए पर वो फ्लैट फाइनली इमीडिएटली करते थे, तो पैसा गिन के उसको देते। तो मैं बोला यार ये इतना जल्दी क्या, इसको इतना जल्दी पैसा मिल रहा कमीशन था। मैं बोला ये इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। में बोला है वाई यू वांट टू वर्क कंपनी एंड ऑल। तो मैं बोला ITI करने के हाँ, लिए। मैं बोला ITI किया 3 साल, मशीनिस्ट करके मैं ITI किया 3 साल। मैं बोले ये सब करने के बदले ये अपना दिस इज लगता है कि मेरे को ये बहुत अच्छा है। तो मैं करते करते क्या हो गया, एक 20-25 दिन में 20-25 दिन में मैंने एक ऑफिस ले लिया। ऑफिस लिया 7,000 रुपीज़ में, फुली फर्निश्ड एक ऑफिस दिया, 1 मंथ डिपॉजिट 10,000 डिपॉजिट लिया। बट वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि स्टूडेंट लोग को मालूम पड़ गया कि ये जेम्स आके फ्लैट कर रहा है रेंटल, तो सब पूना कॉलेज, वाडिया कॉलेज के जो भी जितने भी स्टूडेंट्स रहते थे वो उधर आ जाते थे। धीरे धीरे फिर मैंने क्या किया, देखा अभी तो महाराष्ट्र करके पहला बहुत न्यूज़पेपर, बहुत फेमस न्यूज़पेपर था महाराष्ट्र। तो मैं क्या किया, उस पर ऐड देने को चालू किया। एंड वेरी चीप मीन्स उस पैसा उस टाइम पे वेरी लेस था। तो देने का, तो वो देते टाइम पे ओनर्स लोग के फ़ोन आते थे। पहले वो फ़ोन था अपना घुमाते थे। हाँ। तो ओनर लोग के फ़ोन आते थे, ओनर लोग आते थे मेरे पास, मैं बोलता था इधर ऑफिस से आते थे, वो लोग देखते थे और चाबी देते थे, जाते थे, और मैं रेंट पे करके उनको सर्विस वगैरह सब देते। तो फिर मैं ऐसा पूना में ऐसा एक रेंटल किंग बोलते हैं ना, वैसा हो गया। क्योंकि जो भी आता था मेरे पास ही आता था। ऐसे हमारे कंप्यूटर थे वहाँ पर, बट मैं उनको जो सर्विस देता था ना, जो स्टूडेंट्स लोग का क्या होता था, 6 महीना वीज़ा उनका कैसा रहता था कि 6 मंथ 1 ईयर का वीज़ा रहता था। तो वीज़ा इनका एक्सपायरी होता था, बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहता। तो मैं खुद कमीशन ऑफिस जाता था उनके साथ, उधर जाके बात करके उनका वीज़ा एक्सटेंशन करा के देता था। ये सर्विस करते मैं अपना जैसे जैसे हुआ, तो फिर मैं क्या किया, वो रेंटल करते मैं आउटराइट के अंदर मीन्स परचेस में घुस गया। कुछ ऐसा एक क्लाइंट आया था मेरे पास कि उसको फ्लैट चाहिए था फातिमा नगर में, वो नज़दीक ही था। तो फिर परमार नगर में गया, वहाँ पर जाकर एक दिखाया तो इमीडिएटली कुछ 2.5 से 3 लाख रुपया में उसको फ्लैट मिला, दिया। तो मेरे को उस तरह पैसे भी मिल गए उस टाइम पे। तो मैं बोला यार ये तो, मैं बोला अभी आगे कुछ लाइफ में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला इसको अभी पकड़ के चलो। वो करते फिर प्लॉट बेचा, अच्छा प्लॉट अच्छा था उस टाइम पे। प्लॉट बेचा, प्लॉट में मेरे को 3 लाख रुपया 1987 में मेरे को 1987 3 लाख का ब्रोकरेज मिला। क्या बात है। हाँ, तो वो जब उतना पैसा देखा, मैंने बोला यार ये तो मैं बोला ये दिस इज बोला वेरी गुड बिजनेस है ये तो, अपने लिए यही करियर अभी कंटिन्यू करना है। तो फिर करते गया, बहुत कुछ किया लाइफ में आगे करते। फिर क्लाइंट के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन करना, क्या करना, वही सब। पहला तो वैसा ये नहीं, गूगल मार्केटिंग वो डिजिटल कुछ नहीं था वहाँ पर उस टाइम पे। तो हम क्या करते थे, किधर भी जाते थे एक पेपर चिपका देते, जिधर देना था उसको जाके चिपका डालते थे। वहाँ पर नंबर, ऑफिस का नंबर डाल देते। तो आता था, कॉल करते थे। करते बाद में पेजर आया। पेजर में फिर हम लोग पेजर के अंदर कुछ भी रहता था उसके अंदर करते। फिर बाद में मोटोरोला फ़ोन आया, जब भी 18 रुपया 18 रुपीज़ कॉल था। तो ये हम लोग अभी उस टाइम पे क्या करते थे, सामने वाले का कॉल आता था, हम क्या करते थे, जिसका कॉल आता देखते थे, पेजर में कॉल आता था, कॉइन में जाके बात करते थे। करते मैं बिल्टअप में ऐसा घुस गया। फिर मेरा एनआरआईज लोग के साथ, उनको मैं एनआरआईज लोग जो आते थे पहला या आउट ऑफ स्टेशन से आते थे, तो उनको फ्लैट के साथ साथ बच्चे लोग का एडमिशन भी करना ज़रूरी रहता था। तो मेरे को बोलते थे यार मेरे को इधर फ्लैट चाहिए, मेरे को बच्चे का एडमिशन करने का। तो मैं क्या करता, मैं सोशल एक्टिविटीज़ मेरा बहुत था। मैं दैट टाइम आई वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, स्पोर्ट्स कमेटी प्रेसिडेंट। तो वो मैं क्या करता था, सोशल मेरा बहुत एक्टिविटीज़ चलता था। तो फिर मैं हर स्कूल में जाता था वहाँ पर, तो वो फादर लोग भी पहचानते थे मेरे को। बिशप स्कूल में पहले रॉबर्ट करके था, रॉबर्ट प्रिंसिपल। बट तो मैं जाता था किसको लेके, सर ऐसा है, गुड फेथ में हाँ। तो हो जाता था उनका, करते थे, उनको एप्लीकेशन दो, ये करो करके हो जाता था। फिर बाद में करते फिर मेरे पास इनकम टैक्स
के जो कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर्स, उनके बच्चे लोग का भी एडमिशन मैंने किया है, क्योंकि वो फ्लैट मेरे से रेंट पे लेते थे। वो लोग टेम्पररी 3 साल 4 साल के लिए आते थे, बट उन लोग ने भी मेरा जो सर्विस देखे है ना, मेरे को इतना रेफरेंस दिया उन्होंने इनकम डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने। तो मैं ऐसा करते करते फिर मैंने 2011 में मैंने ओएसिस मार्केट स्टार्ट किया। मैंने पहला प्रोजेक्ट ले गया वीटीपी का, आज वहाँ लेके जाके प्रोजेक्ट किया, मगर बिना चेक का मैं वापस नहीं आया वहाँ से। मीन इतना ट्रस्ट, इतना, बट मैं कोई ऐसा 1-to-1 मीटिंग करता था। मैं जब भी ओएसिस जाता था, जिधर दुबई जाता, लेगोस जाता, मस्कत जाता था ना, तो मैं क्लाइंट को, मेरा दिन में 3 क्लाइंट के विजिट रहते थे। वो 3 क्लाइंट को अटेंड करता था, 7 दिन रहता था हर दिन में, मगर चेक 25 क्लाइंट को विजिट किया रहेगा मैं, तो उसमें से 4 या 5 का चेक उठा के ले गया था। बट ट्रस्ट उस टाइम पे लोग ने ऐसा ट्रस्ट भी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था वहाँ पर, क्योंकि ऐसा पहला बहुत कुछ हुआ था कि देख लेट जो बिल्डिंग दिखता था वो नहीं रहता था, तो फिर भी हमसे तो वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करते करते उनको जो भी चाहिए, जो सर्विस करता था मैं, किसी को गैस नहीं रहता था, मैं जाकर बोलता था मैं लेके आके देता हूँ क्योंकि वो एक मेरा रेफरल जो है ना, आज भी मेरा ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग मैं नहीं करता हूँ। आज तक मेरा रेफरल क्लाइंट से, आज भी रेफरल क्लाइंट से मैं, जितना मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना, मेरे रेफरल, मेरे को मालूम है कि ये मेरा क्लाइंट है, ये टाइम पास नहीं कर रहा है। फिर मैं मगरपट्टा में, बॉम्बे का गुप्ता करके, मगरपट्टा में मैंने एक ही क्लाइंट को 28 फ्लैट बेचा, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम। हाँ, फिर मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में गोदरेज में जाके, जयपुर का क्लाइंट को मैंने अहमदाबाद में 5 दिन रिया। अहमदाबाद में जाकर गांधीनगर में मैं 3 BHK का फ्लैट मैंने लेगोस के क्लाइंट को उधर जाके 5 दिन रिया, सब डील वील किया। मगर अब मेरा पेमेंट भी, मेरा क्लाइंट ने भी मेरे को मेरा खर्चा विर्चा सब दिया। उस टाइम मैं क्लाइंट से लेता नहीं था सर्विस चार्ज, बट दे पेड मी। होटल का खर्चा किया उन्होंने, आने जाने का खर्चा दिया मेरे को, बट ब्रोकरेज भी मेरे को माचा। देन नासिक, लेगोस का ही क्लाइंट, अफ्रीका का, नासिक में मैंने 11 फ्लैट एक ही क्लाइंट को दिया। मेरा कैसा क्लाइंट, जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट को जिधर भी चाहिए ना, तो मैं उसको सर्विस देता था। आपका बहुत पहले वो टाइम में जब कोई दुबई करता नहीं था, वो टाइम में आपने दुबई में ऑफिस खोल दिया था? हाँ, मैं दुबई में, मैं ऑफिस दुबई में ना 1920 में खोला, अभी भी 19 में खोला था दुबई, अभी खोला था। मैं खाली ट्रैवल करता था। बाद में अभी लेट मैंने 2019 में दुबई में ऑफिस खोला, 21 दिसंबर मैंने बंद कर दिया था। इसके टाइम पे बंद, लॉकडाउन के वक्त। लॉकडाउन के लिए। ओके मुझे एक्चुअली आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, ये जो आप रेंटल करते हैं, रीसेल करते हैं, और अभी ये न्यू सेल्स में भी है, कमर्शियल भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली अगर आप रेंटल की बात करेंगे तो आपने बताया कि रेंटल में आप बायर्स सेलर को कैसे ये करते थे, पर अभी जो न्यू सेल है, तो आप 4 डिकेड से काम कर रहे हैं, तो जो डेवलपर्स है उन्होंने जब ये न्यू सेल का कंसेप्ट चालू किया, ठीक है, वो टाइम का सिनेरियो क्या था? यानी डेवलपर एंटरटेन कैसे करते थे वो टाइम में, या करते नहीं थे? तो फिर आपने कैसा उसको उनको एक्सेप्ट करने लगा कि नहीं अब ये करना चाहिए? नहीं, उस टाइम पे क्या था, डेवलपर्स लोग, पहले डेवलपर्स खुद क्लाइंट डेवलपर्स के पास जाता था, उतने ब्रोकर उतने एक्टिव भी नहीं थे, और हम लोग जाते थे। कोई अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट चाहिए रहता तो हम डेवलपर के पास जाते थे कि हम लोग ऐसे ऐसे। कोई डेवलपर उस टाइम पे सर्विस चार्ज नहीं देता था। मीन्स तो आप अपने क्लाइंट के पास देख लो। तो बाद ये हम लोग करते थे, मीन्स हमको मालूम है कि ये डेवलपर के पास जाएंगे तो ये डेवलपर हमको एंटरटेनमेंट करता है, सब कुछ करता है। मैंने स्टार्ट में बेचने को पहला बेचा कुमार का। कुमार के साथ कोई भी गए उस टाइम पे, कोई ब्रोकर, उस टाइम पे तो ब्रोकर भी नहीं बोलते थे, दलाल बोलते थे हम लोगों को उस टाइम पे। तो अभी एक चैनल पार्टनर ब्रोकर, बाद में चैनल पार्टनर, अभी बोलते हो जो प्लेटफॉर्म जो बना है अभी एकदम क्लीन, अच्छा एक इमेज बना है ब्रोकर लोगों का। तो उस टाइम पे क्या है, बहुत रेयर ब्रोकर, मीन्स रेयर बिल्डर थे, इतने बिल्डर भी नहीं थे, रेयर थे। जैसा गोयल गंगा था, कुमार था, कारिया था, ये ऐसे बहुत से रेयर बिल्डर थे। और बोट क्लब, तो वो उस टाइम पे बोट क्लब में अच्छे बिल्डर उस टाइम पे बॉम्बे के भी थे, ये थे। बट मेरे जनरी के अंदर मैं ये देखा कि
मैं जब MG रोड में, मेरा ऑफिस MG रोड पर है, 1 MG रोड। मैं आज मेरे को वहाँ नहीं तो 34 ईयर्स हो गया है MG रोड, वही ऑफिस वही जगह पे। बट मैंने जो वो डेवलप देखा है ना मेरा के सामने, सब जंगल था आजू बाजू सब। मैं खुद लोगों को लेके जाकर 5,000 5,000 गुंटा में मैं प्लॉट बेचता था उस टाइम पे। मैंने बालेवाड़ी के स्टेडियम के सामने 18 रुपये स्क्वायर फीट से बेचा है। क्या बात है। आज कोई अगर ये सुनेगा तो बोलेगा। हाँ, लूला नगर में बेचा है 16-17 रुपीज़ स्क्वायर फीट। ये उस टाइम का रेट ही वैसा था। मेरे सूस में पहला डील मेरा सूस में हो गया था, 14 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 2 एकड़ का प्लॉट बेचा था। तो ये उस टाइम का था। बट वो जैसा 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 मार्केट ट्रेंड होते गया, जैसा जैसा डेवलपमेंट बढ़ते गया, पहले तो नज़दीक नज़दीक था। मैं तो कोथरोड में जाता था। कोथरोड में सब गौटान थे पहले, कोई बिल्डिंग कोथरोड में नहीं था। मैं M50 लेता था, सीधा कोथरोड जाता था। जो चार्ल्स होते थे ना, वो जाके डेवलपर को दिखाता था। वो होता नहीं, बिजनेस होता नहीं होता। मगर क्या है, उस टाइम पे डेवलपर लोग को प्लॉट नहीं मिलता, वो वैसा गौटान जगह देखते तो वो FSI भी उसके हिसाब से उनको मिलता था। तो ज़्यादातर वो गौटान प्लॉट देखते प्रीफर करते थे। तो करते 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 जर्नी जैसे बड़ा, देन 92-93 में बॉम्बे का एरिएशन भी आया। बाद में बहुत से ब्रोकर जब थे, बहुत से ब्रोकर वहाँ पर से ठंडा हो गया मार्केट, एकदम ये हो गया, तो ब्रोकर लोग को भी हालत ख़राब हो गया था। जिसने एक अपना विल था कि विज़न था कि भाई कुछ भी हो मगर अपन को ये लाइन कंटिन्यू करने नहीं, क्योंकि कुछ इधर उधर बात, बहुत से हमारे टाइम के जो ब्रोकर थे बहुत लोग ने छोड़ दिए। कोई सर्विस नहीं देते थे बराबर, कोई तो फिर उसको कोई एंटरटेन नहीं करते थे। ब्रोकर को भी, कंसल्टेंट को भी मार्केट में रहना है तो उसको इमेज बनाना चाहिए, सर्विस देना चाहिए, उसी के ऊपर अपना रेफरेंस के ऊपर ही अपना बिजनेस है। आपने वो टाइम में ये सोचा था क्या कि इतना, ये जो आपने 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये से जो प्लॉट बेचे थे पर स्क्वायर फीट, आपको तभी पता था क्या ये सब चीज़ें इतना टर्न हो जाएगा कि आज 4,000 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में प्लॉट बेच रहे बानेर में? तो आपको उस वक्त लगा था कि पुणे इतना ग्रो करेगा? नहीं, आई नेवर थिंक अबाउट इट। बट लोगों को बोलता था मैं, आई नेवर थिंक, मैं खुद के इससे लोगों को बोलता था सर लो ना सर, बाद में देखो। बट मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये बढ़ेगा क्या। नेचुरल की बात है वो, क्योंकि वो एरिया इतना जंगल था, आइडियल प्लेस था ना, रोड थे बराबर। तो रोड तो अब भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बाद में बना है ना, रोड का पता नहीं था। हम तो कैसे घास में जाते थे दिखाने को, गाड़ी को कैसे रखते थे, पैदल तो इतना चलना पड़ता था। बहुत हम लोग ने बहुत टफ फाइट, बोलते ना, टफ टाइम निकाल के रियल एस्टेट में आया। बट मेरे पास एक विल पावर था कि बोला अभी आया, मेरे पास भी वो धूप छाव होता है ना। मैंने भी 6 7 8 महीना रियल एस्टेट में पैसा नहीं कमाया, मगर वो होता है ना, कभी कभी सोचता था कि यार जानते ये छोड़ दो, नहीं क्या अभी कुछ वापस काम पे। फिर भी मैंने बोला नहीं, करना है। देखो ये तो आते रहता है, मैं बोला करेंगे। फिर मेरा एक एडवांटेज क्या था, मेरा डांस एकेडमी भी था, तो उसमें मेरे इनकम भी उधर से आते थे। तो वो मैं बोला चलते रहेंगे। मगर वो नहीं बोलता था कि मेरा घर का इतना बड़ा जॉइंट फैमिली है, तो घर भी, डैड रिटायरमेंट हो गया तो घर भी चलाना चाहिए ना। तो वो उस टाइम पे मैं बोलता था नहीं, मैं बहुत, आई वर्क वेरी स्मॉल एज। मैं 16-17 में मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं करते करते मेहनत के पीछे मैं नहीं हटता हूँ। आपने मेरे को बोल दिया कि ये चीज़ चाहिए, मैं कभी आपको नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं करूँगा। सही। आपने ये जो देखा पूरा, इसमें कौन से एरिया आपके नज़रों के सामने डेवलप हुई? यानी आप जब कैंप में बैठा करते थे उस वक्त में कौन से एरियाज आपके नज़रों के सामने डेवलप होती गई? जो ये वानोडी, हाँ, वानोडी मेरे सामने डेवलप हो गया। NIBM उंडरी, मैं NIBM उंडरी में, मोहम्मदवाड़ी में, मैं वहाँ पर प्लॉट दिखाने जाता था, मगर ऐसा टिकड़ी रहता था, रास्ता ही नहीं था। तो उस टाइम पे ये कुछ नहीं था, एकदम ऐसा जंगल टाइप था। ये BT कोडे रोड,
सोपन बाग के पहले तो मैं वहाँ, मेरा जन्म भी तो वहीं पर हो गया है। तो मैं सोपन बाग को सब अच्छे तरह से, क्योंकि वहाँ खेती था, पूरा खेती था। सोपन बाग इतना फास्ट डेवलपमेंट हो गया है आज, एमजी रोड और सोपन बाग और बोट क्लब ये सेंटर हो गया है। एंड सो ये जैसे जैसे देखते जाए तो सोपन बाग से लेके सेंट पैट्रिक्स टाउन, वाघोली, मगरपट्टा, तो ये तो नाम निशाना नहीं था उस टाइम पे, ये सब खेती था ना पूरा। तो ये बाद में जैसा जैसा मैंने तो आँख के सामने देखा ये सब डेवलपमेंट होते होते। उस वक्त में ये ऑनलाइन वगैरह इतना था, ट्रेंड था नहीं, आज के डेट में ये ट्रेंड है। तो उस वक्त में आप ये रेफरल बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या ऐसा करते थे कि जिसकी वजह से आपको रेफरल पे रेफरल मिलते थे? जाके आप सुना कि आपका एक एक दिन में 4-4 5-5 ट्रांजेक्शन आप किया करते थे उस वक्त में। रेंटल जो में भी पुराने लोग जो जिनसे मेरी मुलाकात होती है तो बोलते थे नहीं, वो टाइम में जेम्स का बहुत अच्छा चलता था, 4-4 5-5 ट्रांजेक्शन रोज करते थे। तो ये जो रेफरल का बिजनेस रेगुलर आता था, उसके लिए क्या ऐसे चीज़ें आप रेगुलर प्रैक्टिस करते थे? क्या होता था, मैं उनके साथ में रह के बैठता था, उनके साथ उनको फ्लैट दिखाता था, इधर नहीं उधर नहीं, किधर पसंद आता, मैं उनको छोड़ता नहीं था। मैं बोलता था सर आपको मैं फ्लैट दूंगा, मीन दूंगा। उनके लिए मैं वर्कआउट करता था, उनको चाहिए था ये जगह पे तो उनके लिए करता था, और उनका कुछ और भी एडिशनल वर्क भी रहता तो वो भी मैं कर देता था। तो वो क्या करते थे, मेरे साथ में अटैचमेंट हो जाते थे। और मेरा कैसा है, मैं क्लाइंट के साथ, एक मेरे पास क्लाइंट आ गया ना, जब तक उसका पूरा सर्विस जब तक नहीं देता हूँ, जब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद भी मेरे क्लाइंट लिए बाद भी मैं 3 महीने में 4 महीने में उनके साथ में रहता हूँ, टच में रहता हूँ कि आगे कुछ आपको किसी को, उनको बोलता हूँ मैं, सर इफ़ एनी क्लाइंट इज़ देयर, इफ़ योर फ्रेंड्स एंड ऑल, जस्ट गिव मी अ रेफरल। वो मेरे को रेफरल देते थे। वो जैसे जैसे रेफरल, तो फिर मेरा एनआरआई जितने भी है ना, मेरा एनआरआई मार्केट वो मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया फिर। तो मेरे जितने भी एनआरआईज है, आज भी मेरे पास पावर ऑफ अटर्नीज है एनआरआईज की। मैं रेंटल करता हूँ, पेमेंट उनके अकाउंट में ही जाता है, बट सर्विस चार्ज मेरे को लोग अभी आज भी देते हैं। हर साल जैसा रिन्यू हो गया वैसा मेरे को सर्विस चार्ज देते हैं। बट उनको कुछ प्रॉपर्टी चाहिए और रेफरेंस उनका मेरा वहाँ से आता है। वो बोलते कि मेरा कोई कज़न आ रहा है, कोई मेरा फ्रेंड्स आ रहा है, जिम्स कमिंग टू पुणे, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। आपने 1986 में प्लॉट बेचा था जिसका कमीशन उस वक्त में 3 लाख रुपए आपको मिला था। तो उस वक्त में आपने से क्या क्या टर्म्स पे, यानी क्या सोचा था कि ये सब चीज़ें करते होगा? और एक साथ में 1986 में 3 लाख यानी बहुत बड़ी अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है, और वो 3 लाख की वजह से मैं आज तक रियल एस्टेट में। अच्छा। क्योंकि वो पैसा मैंने देखा है, वो पैसा देखा, वो टाइम का, वो पैसे में बहुत कुछ किया भी, मीन्स फैमिली के अंदर किया है तो कुछ। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, बट फैमिली इतनी बड़ी थी, तो बट वो उस टाइम पे वो देखा, उसके बोला इसके बिना मैं बोला आज ये मेरे डैड को पकड़ रही है, मीन्स वो जब 8-8 साल 10-10 साल काम करके भी वो पैसा नहीं था ना, उस टाइम पे सैलरी क्या थी। तो वो जो अमाउंट आया ना, उसने मेरे को मजबूत बनाया। उससे मोटिवेट हो गया आप? बोला इधर पैसा है, अभी इधर ही काम करेंगे अपन बैठ के। तो फिर बाकी का जो भी धीरे 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 फिर मैंने मेरा डांस एकेडमी 2092 में बंद किया। देन प्रोफेशनली मैं एकदम डीपली रियल एस्टेट, और मैं एक्चुअली मेरे जो क्लाइंट को सर्विस जो देता हूँ ना, वो सर्विस वो मेरे को 10 क्लाइंट और एडिशनल देंगे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ के बैठता हूँ कि तुम मेरे को इतना पैसा दो, नहीं मेरे को इतना ही चाहिए। मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ कि मेरे को मालूम है मैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर, मेरे को एक लोग रेफरेंस देंगे 100%, तो मैं वो पैसा है मेरा गुडविल ही मेरा पैसा है। आपने बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट आए देखे होंगे मार्केट में, गए देखे होंगे मार्केट में, तो कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके वजह से रियल एस्टेट एजेंट मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए? आज 40 साल से आप इस जर्नी में है, तो बहुत सारे हो गए ऐसे कि जो आए गए। तो जो गए उसके पीछे क्या लगता है आपको कि क्यों गए, और जो बचे रहे उसके पीछे भी क्या लगता है आपको कि क्यों बचे रहे? वो क्या होता है, रियल एस्टेट इज़ अ ट्रस्ट बिजनेस। यू हैव अ ट्रस्ट रियल। तो ये जो नए जो थे, ये कैसा था, ये एक टाइम के थे। अभी मिल जाता था, अब चलो मिल गया, खाओ पियो। कभी क्लाइंट का कोई प्रॉब्लम होता तो नहीं जाते थे, वो बोलते थे कि तुम्हारा अभी हमने दे दिया ना, हमारा क्या काम है।
वो जो सर्विस नहीं दे पाने की वजह से उन लोग को मार्केट में थोड़ा उनका नाम भी ऐसा ऐसा होता है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, अरे दिस ब्रोकर ना, तो वो स्प्रेड होता था। तो फिर किस किस का वो उसके अंदर बिजनेस नहीं होता, तो वो भी क्या क्या बैकअप हो गया, कोई काम पे लग गया, कोई हो गया, ऐसा हो गया। तो यू हैव मीन अपना मन साफ और क्लीन बिजनेस, तो उसमें आपको क्या है, कितना भी कुछ भी हो, मगर आपको क्लाइंट अब ऑटोमेटिकली आता है आपके पास, बुलाता है। अब इफ़ यू गिविंग अ गुड सर्विस, नेचुरली द क्लाइंट विल कम टू यू। यू वांट, उसका कितना अच्छा भी नेबर, उसका दोस्त रहे या रहे, वो बोलेंगे नहीं जी, ऐसे मेरे बहुत क्लाइंट है, घर के अंदर उनको ब्रोकर रियल एस्टेट के घर के अंदर करते हैं उसके साथ में, बट वो बिजनेस मेरे साथ करते हैं। यानी घर में भी ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं पर काम आपके पास आते हैं हाँ, उनका। मेरे पास आते हैं, बहुत से सिंधी क्लाइंट्स है, वो घर के अंदर भी उनका ब्रोकर सब कुछ है, बट वो मेरे साथ में काम करते हैं, क्योंकि मैं उनको ऐसा कोई भी चीज़, रात में भी कुछ ऐसा बोला दिया, कोई कुछ चीज़ चाहिए उनको, फट करके चले जाता हूँ, करता हूँ। यानी इसमें जो है ट्रम्प कार्ड जो है वो हार्डवर्क और सर्विस बस है। हार्ड वर्क एंड सर्विस, जब आप हार्डवर्क करेंगे और सर्विस देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट अ बिजनेस, पीपल विल कम टू यू। ये एक बिजनेस का टैक्टिक है, यू हैव टू गिव गुड सर्विस, दे विल रिटर्न टू यू। जिम जी, आप लगभग जब से एनएआर फॉर्म हुआ है तब से आप मेंबर हैं एनएआर के साथ में। हाँ, तो उसके बारे में वो जो जर्नी आपने भी स्टार्ट किया था इतने पहले, उसके बाद आपके नज़रों के सामने एनएआर फॉर्म हुआ, फिर बाद में आपकी पहले एक एसोसिएशन थी, अब आप प्रॉप में भी गवर्निंग बॉडी मेंबर है। तो ये सारा जो कुछ हुआ इसके बारे में आपका क्या कहना है? यानी ये कितना फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, या फिर इसके वजह से कितने लोगों का फ़ायदा होते हुए देखा है आपने, या एसोसिएशंस की वजह से और इनके जो चैनल्स है, ये चैनल से आपको भी कभी कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? एनएआर जब पूना में फर्स्ट एनएआर का फॉर्म हुआ, बॉडी पूना में हो गया, वो भी सतीश मगर ने के जब भी प्रेसिडेंट थे, और अपना रवि वर्मा सर थे। तो एनएआर की वजह से सी, जब हम पहला कन्वेंशन अटेंड किए थे पूना में, तो ऑल ओवर इंडिया के लोग आए थे। उस टाइम पे तो फॉरेनर्स इतने थे, हर कंट्री के थे, तो उसमें हमको बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। एक्चुअली उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया था हमको सीखने के लिए, हाउ तुमको क्लाइंट के साथ कैसा रहना चाहिए, क्लाइंट को कैसा ग्रैब करना चाहिए, क्लाइंट के साथ कैसा बात करना चाहिए, ये वहाँ पर हमने सीखे उनके पास। स्टिल वी आर अ लर्नर। अभी तक मैंने नहीं तो भी 15 कन्वेंशन अटेंड किया है, मेरा खाली एक दो ऐसा मिस हो गया रहेगा, बट एनएआर आने की वजह से आपको एक बिजनेस ट्रैक मिल जाता है। आपको पैन इंडिया में काम भी करना है आपको क्लाइंट, तो आपको हर एक जगह के एक सीपीज रहते हैं, हर एक जगह एक दूसरे को कार्ड एक्सचेंज करते हैं, एक से रिलेशन बन जाता है। आप नहीं जाते हैं तो बोलने मेरा क्लाइंट है, मेंटेन उनको अपने सीपी वहाँ अहमदाबाद में भेज दो, वो बराबर अपना डील बिल करेगा, आपका जो रहेगा वो आपको। वही, क्योंकि आपने जब बताया कि आपने गुजरात में डील की है, नागपुर में डील की है, इसलिए मेरे को ये सवाल आया, इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपने वो तो मेरे ये एनएआर के कन्वेंशन इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हम हर जगह जाते थे ना, तो एक दूसरे के बिल्डर से कोऑर्डिनेट होता था, सीपी से कोऑर्डिनेट होता था, तो हम लोग बिल्डर के जगह प्रोजेक्ट देखते थे वहाँ से। अहमदाबाद में भी गए तो पूरा अहमदाबाद में जितने भी बिल्डर के प्रोजेक्ट हम जाके 1 to 1 हम अहमदाबाद में जाते थे, एनएआर का कन्वेंशन जाते थे, उसके बाद हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट होता था नॉर्थ इंडिया का, तो हम लोग क्रिकेट के लिए जाते, वहाँ जाते थे तो बिल्डर क्या करता था, स्पॉन्सर्स करता था और हर एक प्रोजेक्ट पे लेके जाता था। वो मेरा बहुत बेनिफिट फ़ायदा हो गया। तो वो प्रोजेक्ट देखता था, वहाँ से प्रोजेक्ट देता था, तो फिर मैंने अपना ऐड में भी मेरा इसके अंदर भी मैंने बाद में आए बाद जिनके पैन इंडिया कर दिया, मीन्स मैं ऑल ओवर इंडिया काम करता। जैसे जैसे क्लाइंट, फिर मेरा एक पहला एक क्लाइंट था लेगोस का, वो जयपुर में रहता था, तो उसने बोला जिम वी आर लुकिंग फ्लैट इन अहमदाबाद, आर यू गोइंग टू डू दैट? बोला यस मैम, व्हाई नॉट। तो भी मेरे को सर्टन टाइम दिया, बोले ये तारीख को हम लोग आ रहे हैं, तो मैं 2 दिन पहले अहमदाबाद चले गया, होटल में रिया, 7 दिन रिया होटल में रिया, पहले जाके 100 प्रोजेक्ट देख लिया, फिर जैसा वो आए उनको 3 प्रोजेक्ट दिखाया, फिर गोदरेज में गया, गोदरेज में बैठ के फाइनल बिनल करके रजिस्ट्रेशन भी किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस मैं अपना आ गया, मेरा ब्रोकरेज सब उन्होंने उस टाइम पे ट्रांसफ़र कर दिया। बट
अपना नासिक का क्लाइंट ने बोला मेरे को, किसने तो बोला रही कि नासिक इज कमिंग अप वेरी, एक नासिक का ये क्या था कि नासिक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला था उस टाइम पे। तो मेरे क्लाइंट उधर के लेगोस के बोले जेम्स नासिक इज कमिंग अप वेरी नाइसली, व्हाई डोंट यू सी अपार्टमेंट फॉर मी। बोला तो फिर मैं यहाँ से पुणे से उधर नासिक गया। नासिक में अमित का भी प्रोजेक्ट आया था ताज के बाजू में, तो मैं अमित का प्रोजेक्ट दिखाया सब वहाँ पर, अमित का प्रोजेक्ट दिखाया, कुछ रेट में नहीं जमा मेरे को। फिर मैं नासिक में और संस्कृति करके एक बिल्डर है उसके पास गया, उधर देखा, मैंने उसके साथ रेट में बिठाया, सब कुछ किया। फिर उनको बोला कि ऑलरेडी, तो वो मेरा क्लाइंट आया नहीं है, वहाँ से मैंने प्रोजेक्ट सब बताया, सब कुछ किया बिल्डर से, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया। वो कब आया, जिस दिन पोजीशन, एक महीने के पोजीशन के 1 महीने के बाद आके फ्लैट पे देखा, मगर उसने विदाउट सीइंग द फ्लैट, खाली उसका पिक्चर मैंने वो सब ट्रस्ट के ऊपर उसने ट्रस्ट के ट्रांजेक्शन ऊपर किया, यानी वो मेरा बहुत ट्रस्टी क्लाइंट हो गया था, अभी है नहीं। तो ऐसा मैंने लोग, मेरे को कोई भी बोलता था, मैंने मार्वल में बहुत काम किया, सब एनआरआईज लोग का, पंचिल में बहुत, मेरा पंचिल इज ए ब्रांड है मेरा एकदम, मैं ज़्यादातर मेजर काम मेरा पंचिल का चलता है, बट ट्रस्ट है लोगों का, मेरे इन्वेस्टर्स हैं ना, दे ट्रस्ट मी, वो ट्रस्ट के ऊपर ही मैं काम करते रहता हूँ, और उनको वैसा मैं सर्विस भी देता हूँ और उनको रिटर्न भी वैसा कराता हूँ, दैट उसी की वजह तो मेरे साथ में है। ये तो हुआ आपका एनआर के बारे में, पर लोकल एसोसिएशन में आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है और लोकल एसोसिएशन में जो डिफरेंस आया आज तक, उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे? सी लोकल एसोसिएशन मीन्स, एसोसिएशन एक ऐसा है, प्लेटफॉर्म है, एसोसिएशन एक फैमिली जैसा रहता है। अगर कोई एसोसिएशन में साथ में आता है, एसोसिएशन के साथ जुड़ जाता है, तो उसका नेटवर्क भी बहुत मजबूत होता है, और आने वाले कोई प्रॉब्लम, सपोज आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, आप एसोसिएशन के साथ नहीं है, कहाँ भी प्रॉब्लम आ गया आपको, तो यू कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम अलोन, यू नीड एसोसिएशन देयर। एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन के जो सीनियर्स रहते हैं, जो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, वो बैठ के बिल्डर के साथ बैठ के उसका जो भी सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बैठ के डिस्कस करके उसका प्रॉब्लम का सॉल्व करके सामने वाले को अपना जो भी ब्रोकरेज हो तो उनको उनका हक करा के देते हैं। आप इंडिविजुअल रहेंगे तो आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेगा, आपको एसोसिएशन के साथ जुड़ना, आज के नए सीपी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, इनको नए सीपी लोगों को आजकल एसोसिएशन से जुड़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उन एसोसिएशन के साथ जुड़े तो एसोसिएशन के साथ बेनिफिट भी बहुत है, बहुत से बेनिफिट भी है, और कल किसी का कोई ब्रोकरेज कुछ का कुछ कम ज़्यादा होता है, नहीं देता है, तो एसोसिएशन कैन फाइट फॉर इट। तो इसके लिए एसोसिएशन होना, एसोसिएशन के अंदर रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के तारीख में। जेम्स जी, रेरा आया आपके सामने, रेरा ने बहुत सारी चेंजेस किए, आपका रेरा के बारे में कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू आप बता पाएंगे? रेरा आने की वजह से बहुत से सीपी से लेके बिल्डर से सबके लिए एक बेनिफिट है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है। मैं बाकी सीपीज, जितने भी सीपीज है, इसके थोड़ा रेरा सीपीज के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से बिल्डर्स है कि सीपी को टाइम पे आउट नहीं मिलता है, तो रेरा डिसाइड करना चाहिए सीपी, क्योंकि इनको भी एक टाइम पीरियड, सपोज 30 डेज, तो 30 डेज में उनको सीपीज लोग का, मैं हर एक सीपी की बात करता हूँ खुद की नहीं, तो हर एक लोगों का प्रॉब्लम रहता है सीपी लोगों का, तो वो सीपी को उनका टाइम पे जब रजिस्ट्रेशन होता है 30 डेज़ का टाइम मिलता है, 30 डेज़ के अंदर आप अपना उनको पेमेंट निकालने देना चाहिए। तो कोई बिल्डर्स हैं उन 3 महीना 4 महीना 3 महीना करते हैं, बट इसके अंदर रेरा को भी ध्यान में लेना चाहिए कि सीपी के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये सही बात बोली आपने। जैसे ही नॉर्मली आज देखेंगे तो रेरा ने क्लाइंट्स को बताया कि आपका ये टाइम तक अगर पोजीशन नहीं मिला तो आपको ये पेनल्टी, ये पैसा आपको मिलेगा, बिल्डर को पेनल्टी है। जैसे ही बिल्डर को बोला कि अगर क्लाइंट ने अगर आपको पैसा टाइम पे नहीं दिया तो आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, वैसा ब्रोकर्स के लिए अभी तक कुछ किया नहीं है उन्होंने। क्या हुआ ब्रोकर्स के पैसों के बारे में क्या, तो उनके पैसे सेफगार्ड करने के लिए ये एक पॉइंट उनका है। आपने दुबई में भी, वहाँ पे भी काम किया, वहाँ का और यहाँ के इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? दुबई इज अ वेरी क्लीन एंड वहाँ कोई भी किसी का ब्रोकरेज रुकता नहीं है।
जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो टर्म्स एंड कंडीशन जैसे पैसा टाइम पे ब्रोकरेज मिलता है सबको, दे आर हैप्पी देयर। हमारे महाराष्ट्र इंडिया के अंदर ये ऐसा है कि ब्रोकरेज का टाइम पीरियड नहीं है, इसमें जीएसटी आ जाता है, जीएसटी 30 डेज के अंदर जीएसटी 30 डेज में भरना पड़ता है, मगर वो 60 डेज में देते तो हमको अपने पॉकेट से उठा के जीएसटी भर, जब तक हमारे पैसे भी नहीं आता है तो ठीक है। बाकी बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, वो जीएसटी कहाँ से भरेंगे? तो ये सब रेरा सोचना चाहिए कि सीपी के लिए आप एक अच्छा से प्लेटफॉर्म, उनके बेनिफिट के लिए आप कुछ कर सकते हैं। ओके, सही बात बोली आपने। मुझे आपसे ये जानना है कि आपका 4 डिकेड का पूरा ये है एक्सपीरियंस है, आप भी जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स चैनल पार्टनर जो नए आ रहे हैं ये बिजनेस में, तो उनको आप क्या टिप देंगे आपकी तरफ से कि उन्होंने क्या चीज़ें करना चाहिए? क्योंकि देखिए आपके वक्त तो डिजिटल या फिर ये मार्केटिंग नहीं था, तभी आपने आज तक सर्वाइव किया है। अभी इनके वक्त डिजिटल है, ये चीज़ें हैं, अभी आगे और क्या क्या आएगा पता नहीं, पर बेसिक सर्वाइवल के लिए रियल एस्टेट ब्रोकर ने क्या करना चाहिए, ऐसा आपको लगता? देखो मैंने अभी देखो मैं मेरा एक बोलता हूँ स्टोरी, क्योंकि मैं जो मेरे क्लाइंट्स है, पीछे के क्लाइंट जो भी है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, अभी नया प्रोडक्ट, अभी इधर पे मैं बोलता हूँ पिंपरी में गोदरेज का लॉन्च हो गया, मैंने मेरे क्लाइंट दुबई का क्लाइंट को एक फ़ोन किया, सर ऐसे ऐसे लॉन्च हुआ है ऐसे, बोला क्या है, बोला ऐसे ऐसा शोरूम्स है ऐसे, तो बोला ठीक है मेरे को ज़रा डिटेल भेज दे। मैंने डिटेल इमीडिएटली वहीं से बैठ के डिटेल वगैरह भेज दिया। तो वहाँ से उसने सिस्टर को फ़ोन किया, बोला जेम्स कोई प्रॉपर्टी दिखा रहा है, गो एंड सी दैट प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ से निकला, वहाँ गया पिंपरी, वहाँ पिंपरी से वो भी चिंचोर से आए, बैठा, करीबन 1:30 बज गया था। सब प्रोजेक्ट दिखा के सब कुछ करते, एक ये शोरूम करो करते करते एक शोरूम हम लोग ने फाइनल किए थे। करते फाइनल वो 6 घंटा लिया, बट 6 आवर्स में मैंने 7 करोड़ का डील, एक चेक पेमेंट पे मैं इमीडिएटली वहाँ पर चेक पेमेंट देकर डील क्लोज कर। तो वो मेरा एक रेफरेंस बोलते हैं ना, एक 6 आवर्स में, एक दिन में कोई डील क्लोज नहीं करता है। सही बात है। तो वो वहाँ बैठ के इसके सिस्टर को बेचा, मेजर डिसीजन मेकर इज वो है, बट बोला कि ये चीज़ प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ है, चलो जस्ट डू इट फाइनल। मैं रात को 9 बजे बैठ के फाइनल करके मैं वहाँ उठा चेक देकर। सही बात है। दैट इज़ माई बोलते वन स्ट्रोक इमीडिएटली द डील इज थ्रू, बिकॉज ही ट्रस्ट मी। मैं अभी कुछ चीज़ दे रहा हूँ तो वो नेचुरली ही विल ट्रस्ट मी व्हाट आई एम गिविंग टू हिम। तो वो मेरा एक लाइक सही है ना। आपने जो बोला कि आप जो नए ब्रोकर्स है उनको रेफरल पे बिजनेस करना जरूरी है, डिजिटल हो, ये सब चीजें रेफरल चलती से रहेंगी। जरूर करना और चाहिए। आपकी सक्सेस स्टोरी जान के भी सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक्स जेम्स सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू अभिजीत भाई, थैंक यू सो मच, मेरे को इतना अपॉर्चुनिटी दिया आपने। एक मेरी पीछे की जो स्टोरी है मैं आज आपके सामने रख। थैंक्स जेम्स भाई। वो आपके जर्नी के वजह से बहुत सारे लोगों को नई चीजें कुछ सीखने मिलेंगी कि कैसी जर्नी होती है। डेफिनेटली थैंक्स जेम्स भाई। थैंक यू वेरी मच।